दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया एक बहुत बड़ी दुनिया है। 1900s और 2000s में जिसने इंटरनेट का प्रभाव देखा और इसको अपने बिजनेस में इस्तेमाल किया, वो इंटरनेट की तेजी के साथ साथ खुद भी बहुत तेजी से आगे बढ़ते रहे। इसके कई सारे उदाहरण हैं, जैसे गूगल के लैरी पेज और सर्गे ब्रिन, फेसबुक के मार्क जकरबर्ग, इंडिया में संजीव बिखचंदानी। ऐसी ही एक और पर्सनालिटी है जिसने इंटरनेट के इस पोटेंशियल को समझा और अपने बिजनेस में इस्तेमाल किया, क्योंकि उनको पता था कि ये आने वाले टाइम में एक बहुत पावरफुल टूल बनने वाला है। अपने क्रूअल बिजनेस टैक्टिक्स की वजह से इनको काफ़ी सफलता भी मिली, पर इसी की वजह से ये काफ़ी चर्चा में भी रहे। इनफैक्ट ये दुनिया के रिचेस्ट आदमियों में से एक हैं, पर वन ऑफ द मोस्ट हेटेड भी। ये पर्सनालिटी है अमेज़ॉन के जेफ बेजोस। पर क्यों नहीं करते लोग इनको पसंद, और कैसे बना अमेज़ॉन इतना बड़ा, और क्यों हाल ही में इन्होंने 18,000 एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी से निकाला। दोस्तों, क्योंकि ये कहानी थोड़ी लंबी है, हम इसे 3 हिस्सों में बताएंगे। तो चलिए पहला हिस्सा शुरू करते हैं। जेफ बेजोस 12 जनवरी 1964 को पैदा हुए। उनके बायोलॉजिकल फादर उनकी फैमिली को तब छोड़ के चले गए जब उनकी उम्र 1 साल की थी। उनकी माँ ने उसके बाद माइकल बेजोस से शादी की और दोनों उनके साथ रहने लगे। जेफ बेजोस शुरू से ही काफ़ी स्मार्ट थे और टेक्नोलॉजी में उन्हें एक खासा इंटरेस्ट था। वो स्कूल में एकेडमिक्स में भी अव्वल रहे और साथ ही साथ उन्होंने 15 साल की उम्र में मैकडॉनल्ड्स में भी काम किया, जहाँ उन्होंने ऑटोमेशन प्रोसेसेस और कस्टमर सर्विस काफ़ी अच्छे से सीखी। वो बचपन से ही स्टार ट्रैक नाम के शो से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और तब से ही वो एक स्पेस एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे। और फिर अपनी हायर स्टडीज़ उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंसटन से कंप्यूटर साइंस में की। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने अपने दोस्त के साथ एक कंपनी खोलने की भी सोची, पर उन्होंने शिक्षा को थोड़े दिन दबा के रखा, क्योंकि उनको लगा कि ग्रेजुएशन के बाद अगर वो थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस ले लेंगे तो दुनिया किस तरह से चलती है उसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा और इसका उनको अपनी कंपनी में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। कॉलेज से उनको नोकिया और इंटेल जैसी कंपनी से जॉब ऑफर आया, पर उन्होंने वो छोड़कर एक टेलीकॉम स्टार्टअप ज्वाइन किया जिसका नाम था फिटेल, और उसके बाद उन्होंने एक क्वांटिटेटिव हेज फंड ट्रेडिंग फर्म डी शॉ में एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर काम किया। यहाँ काम करके जेफ को अलग अलग डेटा और उनके एप्लीकेशन के बारे में काफ़ी मालूम हुआ और उनके बॉस डेविड शॉ ने उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी कि वो मार्केट में नए फाइनेंशियल बिजनेसेस डिस्कवर करें और उनसे एक ऐसी चीज़ एक्सप्लोर करने को कहा जो उस टाइम बहुत नहीं थी और काफ़ी ज़ोरों शोरों से इसके बारे में बात फैल रही थी। वो था WWW, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। जेफ को वहाँ रिसर्च करते करते पता लगा कि इंटरनेट की दुनिया उस टाइम 2300% ईयर ऑन ईयर बढ़ रही थी और उनको लगा कि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए और एक इंटरनेट बिजनेस शुरू कर लेना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने अपने माता पिता से इनिशियल इन्वेस्टमेंट मांगा और उन्होंने डी शॉ से अपनी नौकरी रिज़ाइन कर दी। तब उन्होंने एक इंटरनेट बेस्ड यानी एक ऑनलाइन बुक स्टोर की शुरुआत की। पर उन्होंने बुक्स से क्यों शुरुआत की? क्योंकि बुक्स एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी कई सारी कैटेगरीज होती हैं और हर कैटेगरी में इसकी कलेक्शंस बहुत ज़्यादा वास्ट होती है। इस कंपनी का नाम तब relentless.com में सोचा गया, पर बहुत ही जल्द इसको अमेज़ॉन में बदल दिया गया। इनफैक्ट आज भी अगर आप relentless.com के नाम से इंटरनेट वेबसाइट सर्च करेंगे तो आपको ये डायरेक्टली अमेज़ॉन की ही वेबसाइट पर डायरेक्ट करेगा। जेफ को लगा कि जितना बड़ा अमेज़ॉन का फॉरेस्ट है उतनी ही बड़ी उनकी कंपनी भी बनेगी, और तब ये डोमेन रजिस्टर करके उन्होंने जुलाई 1995 में साइट लाइव की। उन्होंने ये कंपनी बेलव्यू के एक रेंटेड हाउस से शुरू की और धीरे धीरे कंपनी का साइज बढ़ा और उन्होंने उसका एक पूरा फ्लोर ऑक्यूपाई करना शुरू किया। और शुरुआत से ही उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे फोकस था, वो था कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इनफैक्ट उस टाइम से लेकर आज तक उनके ऑफिस में जब भी मीटिंग्स होती हैं तो उनके मीटिंग रूम में एक कस्टमर को रिप्रेजेंट करती हुई खाली कुर्सी होती है, जहां वो ये सोचते हैं कि अगर उनका कस्टमर किसी भी मीटिंग से निकले हुए डिसीजन को सुनता है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। पर एक और चीज़ थी जो डे 1 से अमेज़ॉन की प्रायोरिटी लिस्ट पे था, वो था डेटा कलेक्शन। जैसा हमने बताया है कि डी शॉ में काम करके जेफ बेजोस को डेटा के वैल्यू के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ हो गई थी और उन्होंने ये चीज़ अमेज़ॉन में भी डे 1 से इम्प्लीमेंट की और उस डेटा को उन्होंने मोनेटाइज करना शुरू किया और डेटा को यूज़ करके वेबसाइट के एल्गोरिदम को ट्विक करते थे और पर्सनलाइज बना के कस्टमर्स को अपनी वेब एक्टिविटी के बेसिस पे सजेशंस मिला करते थे, जैसे कि आपने कौन सी किताब खरीदी या कौन सी किताब को सिर्फ कार्ट में डालकर छोड़ दिया। पर अभी भी ये कंपनी प्रॉफिट्स नहीं कमा रही थी, वो एक बड़ी कंपनी बनना चाहते थे और शुरू से ही अपने इन्वेस्टर्स को कन्विंस करके सभी कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, काफ़ी टाइम तक प्राइस गेम खेल के लॉसेस लेने को तैयार थे, ताकि जब दूसरी कंपनीज ये गेम खेलते खेलते बंद हो जाएं, वो एक मोनोपोलिस्टिक मार्केट खड़ी कर दें। इनफैक्ट उनका हर एक प्रोडक्ट लॉन्च के बाद पहले 5-6 साल तक फाइनेंशियली उनको नेगेटिव रिजल्ट्स ही देता है। The company's never made a profit. That's right.
Now, why? How does it? Why? How does that? Why? Seems like a new math, doesn't it? कंपनी के पास एक टाइम तक इतना पैसा हो गया था कि वो हर एक लॉन्च के बाद ये हिट लेते थे और फिर कंपनियों के बंद हो जाने के बाद एक साल के अंदर अंदर वो उसी प्रोडक्ट से सारा लॉस रिकवर कर लेते थे। इनफैक्ट ऑफलाइन स्टोर से उन्होंने इस तरह कम्पीट किया कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे सेल्स टैक्स चार्ज करना बंद कर दिया और वो खुद इसको ऑब्जॉर्व कर लेते थे। तो लोग ऑफलाइन स्टोर में जाके मार्केट में किताब देख के अमेज़ॉन की वेबसाइट पे घर वापस आकर खरीदने लगे और फिर 1998 में उन्होंने शुरू किया इलेक्ट्रॉनिक्स और टॉय सेगमेंट और फिर धीरे धीरे उन्होंने अमेज़ॉन को एक ऑनलाइन रिटेल स्टोर में बदल दिया जिसे लोग एक ऑनलाइन मॉल भी कहने लगे। उन्होंने बहुत सारे थर्ड पार्टी वेंडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उन सभी को ऑनबोर्ड करके उनकी सेल से कमीशन लेने लगे और उन्हीं से कम्पीट करने के लिए ऑनलाइन अपने भी मैन्युफैक्चर करे हुए प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने लगे। और जैसे जैसे अमेज़ॉन का अट्रैक्शन बढ़ता गया और उनकी ऑनलाइन विजिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग होती गई, उन्होंने कमीशन परसेंटेज बढ़ाने शुरू कर दिए। इसका सबसे बड़ा असर पड़ा बुक पब्लिशर्स पे, जो ये सोच रहे थे कि इस तरह की कमीशन रेट से अमेज़ॉन तो किसी दिन उनको पूरी तरह खत्म ही कर देगा। कहा जाता है कि उस टाइम उनके ऑफिस में एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसका नाम था गज़ेल प्रोजेक्ट। जिस तरह एक चीता गज़ेल को खा जाता है, उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो उसका प्रोसेस ये था कि अगर पब्लिशर्स नहीं मान रहे हैं तो इस कम्युनिटी के सबसे वीक मेंबर्स को पकड़ो और उसको अमेज़ॉन की टर्म्स एंड कंडीशन से अग्री करवाओ। यानी कि एक ऐसा प्लेयर जिसके पास ना ज़्यादा कैपिटल है और ना ही अमेज़ॉन से हटने का ऑप्शन। तो धीरे धीरे जब सबसे वीक मेंबर्स अग्री करेंगे तो ये बात टॉप 3 प्लेयर्स तक पहुंचेगी कि उनकी कम्युनिटी ही उनका साथ नहीं दे रही। तो फाइनली उन्हें अमेज़ॉन के सामने झुकना ही पड़ेगा और उन्होंने ऐसा ही किया। There is this well-known anecdote about cheetahs and gazelles, this gazelle program. Do you know about that? I don't. We've talked to former Amazonians about it, where Jeff had said we should basically try to negotiate with book publishers and try to get better terms and treat the smaller publishers as a cheetah would go after a wounded gazelle. I didn't hear the cheetah and gazelle example, but what we were looking for was people that were willing to move away from the old model of bricks and mortar to a new model, which was, a virtual store that had many different types of opportunities to present their books to customers. इस टेंशन को अब और ज़्यादा बढ़ावा देते हुए अमेज़ॉन ने इंट्रोड्यूस किया किंडल, जो कि उन्होंने एक लॉस पे बेचा पर इवेंचुअली प्रॉफिट कमा लिया, क्योंकि अगर आपको इस पे किताब पढ़नी है तो वो अमेज़ॉन से ही खरीदनी पड़ेगी। इस प्रॉब्लम को लेकर सभी पब्लिशर्स यूएस के फेडरल एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर्स के पास भी गए और कंप्लेन करी कि अमेज़ॉन एक मोनोपोलिस्टिक पोजीशन बनाने के लिए ये सब कर रहा है। पर क्योंकि उन्होंने लॉस के अगेंस्ट एक्चुअली कुछ किया नहीं था और गवर्नमेंट को पता था कि अमेज़ॉन का एज अ कंपनी यूएस की इकोनॉमी में काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, जहाँ कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिली है, ये मैटर वहीं का वहीं दब गया। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। इससे अगली वीडियो में हम इससे आगे की कहानी आपको बताने वाले हैं। Till then, show us some love on this video. Like, share and subscribe. We'll see you in the next one. Take care. Goodbye.